हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया वॉल्यूम 2 बिहार एसआईपीटी के लिए जो हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा था उसी को आगे बढ़ाते हुए सेट नंबर 7 को कवर करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने सेट नंबर 1 से लेकर के 6 तक को पूरी डिटेल में व्याख्या सहित कवर किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 5 तक में मैथ के प्रश्न है। मैथ का प्रश्न आपको पीडीएफ टेलीग्राम पर इसका मिल जाएगा, वहां से आप अच्छे से मैथ का सॉल्यूशन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 से हम लोग स्टार्ट करते हैं और वीडियो के लास्ट में आप सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है कि अक्टूबर 2020 में पर्यटन मंत्रालय द्वारा जारी भारतीय पर्यटन सांख्यिकी 2020 के अनुसार साल 2019 में विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने में शीर्ष स्थान जिस राज्य का रहा है वह है तमिलनाडु। अगर आपसे पूछा जाए कि घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है तो उत्तर प्रदेश। ये भी आप ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। जितना प्रयास करूंगा, जितना भी मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताऊंगा उसको आपको ध्यान रखना होगा। देखिए, शेख रसेल इंटरनेशनल एयर राइफल चैंपियनशिप 2020 की महिलाओं की स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है। अब देखिए, सबसे पहले तो आपको जानना चाहिए कि शेख रसेल इंटरनेशनल एयर राइफल चैंपियनशिप 2020 का आयोजन कहाँ हुआ था। तो इसका आयोजन बांग्लादेश में हुआ था, ठीक है। और महिलाओं की स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है तो इलावेनिल वलारिवन ने जीता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तुषार मांडे का भी नाम आप याद रखिएगा, तुषार मांडे। इन्होंने कौन सा पदक जीता है, सिल्वर मेडल जीता है, ठीक है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि अक्टूबर 2020 में शोभा नायडू का निधन हो गया है। वह प्रसिद्ध नृत्यांगना थी। तो शोभा नायडू जी जो थी यह किसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना थी तो कुचिपुड़ी। राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा और छोटा कर देता हूं ताकि आपको सुविधा हो। हाँ देखिए, 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी निम्न में से किस देश के द्वारा की जाएगी। 12वां कहाँ हुआ है, जरा आप तुरंत अभी कमेंट करके मुझे बताइए। 13वां जो होगा ये कहाँ होगा, अपना देश भारत में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि अक्टूबर 2020 में किसके द्वारा SERB सर्व पावर योजना की शुरुआत की गई। अब देखिए, सर्व का फुल फॉर्म जानिए। सर्व का फुल फॉर्म होता है साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड। साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड। पावर का फुल फॉर्म होता है प्रमोटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन इन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। एक बार मैं और रिपीट कर देता हूं, पावर का फुल फॉर्म प्रोमोटिंग अपॉर्चुनिटीज इन माफ कीजिएगा, प्रोमोटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन इन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। क्लियर है। और इसकी शुरुआत किया है डॉक्टर हर्षवर्धन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा जोवियन ग्रह नहीं है। देखिए, अंग्रेजी में इसको जोवियन ग्रह या फिर एक और नाम से जाना जाता है आउटर प्लैनेट, ठीक है। एक ही बात है, अगर कहा जाए जोवियन ग्रह, जोवियन प्लैनेट या फिर आउटर प्लैनेट। हिंदी में इसको कहा जाता है बृहस्पतीय ग्रह या फिर बाह्य ग्रह। इसमें कौन कौन से ग्रह आते हैं, बृहस्पति आता है, शनि आता है, अरुण आता है और वरुण आता है। क्लियर। मंगल इसमें नहीं आता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद पार्थिव या आंतरिक ग्रह, टेरेस्ट्रियल और इनर प्लैनेट। इसको इनर प्लैनेट या फिर पार्थिव ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पृथ्वी के समान होते हैं और इसमें बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल आता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिग बैंग की घटना कितने वर्ष पूर्व हुई थी। तो ये 6.7 अरब वर्ष पहले हुई थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था तो जॉर्ज एब लेमेंथियर ने किया था, आपको पता भी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा फ्रेंड्स कि कोयला निम्न में से किस प्रकार की सेल का उदाहरण है। तो आप सभी को पता है अवसादी। राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए कि वायुमंडल में हीलियम गैस का आयतन के अनुसार प्रतिशत। देखिए फ्रेंड्स, जहाँ एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता होगी वहाँ मैं आपको एक्सप्लेन जरूर करके बताऊंगा। बाकी आपको फैक्ट्स पते हैं, जहाँ एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता होगी वहाँ मैं बताऊंगा। तो राइट आंसर इसका कितना हो जाएगा 0.0005%। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए, सरगेसो सागर किस महासागर का भाग है। देखिए, सरगेसो सागर जो है यह एक महासागरीय मरुस्थल है, ठीक है। और यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। यहाँ जो है सरगैसम घास एक होता है। सरगैसम एक समुद्री घास है, यहाँ प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए इसका नाम जो है सरगेसो सागर पड़ा।
ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, उत्तरी अटलांटिक महासागर। तो अटलांटिक महासागर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंडमान और निकोबार को कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है? तो फ्रेंड्स देखिए, इससे पहले हम लोगों ने बिहार SIPT 2020 का एग्जाम जो अभी 2021 में होगा, उसके लिए हम लोगों ने 41 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट कवर किया है। साथ ही साथ हम लोगों ने एडुटेरिया का वॉल्यूम 2 का 1 से लेकर के 6 तक कवर किया है। 2020 के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं, लगभग 1000 क्वेश्चन को हमने कवर किया है। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आई बटन यहाँ पर दिख रहा होगा, आप क्लिक करके जब वीडियो ये खत्म होगा तो देख लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, अंडमान और निकोबार को कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है? तो ये करता है 10 डिग्री चैनल, जो कि ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद अगर बात करें 9 डिग्री चैनल, तो 9 डिग्री चैनल जो है यह लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करता है। ठीक है, उसके बाद मन्नार की खाड़ी जो है दक्षिण पूर्व तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि कश्मीर घाटी निम्न में से किन 2 पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? तो कई बार मैंने पहले भी आपको बताया है, वृहत हिमालय और पीर पंजाल। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, पीर पंजाल और वृहत हिमालय। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर इसका हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख, अंग्रेजी में इसको क्या कहेंगे, अंग्रेजी में इसको एस्चुरी कहेंगे। ठीक है, यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, का निर्माण करती है। तो ज्वार नदमुख या फिर एस्चुरी का निर्माण जो है नर्मदा नदी करती है, ताप्ती नदी करती है। ठीक है, तो नर्मदा देखिए ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। जो बंगाल की खाड़ी में नदियाँ गिरती हैं वो जो है डेल्टा का निर्माण करती हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इंद्रावती किस नदी की सहायक नदी है? तो इंद्रावती जो है ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में बहती है, और यह जो है सहायक नदी किसकी है, गोदावरी की है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंपा सरोवर निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो पंपा सरोवर जो है यह कर्नाटक में स्थित है। फ्रेंड्स, वीडियो के लास्ट में आप सभी अपना अपना स्कोर कमेंट कीजिएगा। पोंचमपाद परियोजना किस नदी पर स्थापित की गई है? तो फ्रेंड्स यह की गई है गोदावरी नदी पर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद 22 नंबर देख लीजिए, भारत में टीन का अधिकांश उत्पादन किस राज्य में होता है? तो फ्रेंड्स ये छत्तीसगढ़ में होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। देखिए मैनचेस्टर की संज्ञा क्यों दी जाती है? तो मैनचेस्टर जो है किसके लिए फेमस है? सूती वस्त्र उत्पादन के लिए। तो भारत में सूती वस्त्र उत्पादन अहमदाबाद में होता है, अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की सीमा भूटान से नहीं लगती है? तो देखिए भूटान की सीमा जो है किससे लगती है? सिक्किम से लगती है, अरुणाचल प्रदेश से लगती है, असम से लगती है, पश्चिम बंगाल से लगती है। देखिए पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम से लगती है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ। तो देखिए इनमें से किससे नहीं लगती है पूछा गया, तो उपरोक्त में से कोई नहीं इसका सही आंसर हो जाएगा। महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया है? तो इन्होंने प्राकृत भाषा में दिया। गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्वितीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी? कई बार मैंने पूरी डिटेल में बताया आपको। पहला राजगृह में अजातशत्रु के समय, दूसरा वैशाली में कालाशोक के समय, तीसरा पाटलिपुत्र में अशोक के समय, चौथा कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के शासन के समय। ठीक है, चलिए शुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की? तो मौर्य वंश के बाद जो है शुंग वंश की स्थापना हुई थी। पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश के आखिरी शासक बृहदत्त की हत्या कर करके शुंग वंश की स्थापना की थी मगध पर। ठीक है, और इन्होंने अपनी राजधानी विदिशा बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि चेदी वंश का संस्थापक कौन था? तो चेदी वंश का संस्थापक महामेघवाहन था, और इसी के नाम पर महामेघवाहन भी इस वंश को कहा जाता है, चेदी वंश को। चेदी वंश का सबसे शक्तिशाली राजा खारवेल थे, और यह वंश जो था कहाँ था? कलिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम हूण आक्रमण किसके समय में हुआ था? तो प्रथम हूण आक्रमण जो है यह शुरू हो गया था स्कंदगुप्त के समय में। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, गुप्त वंश के समय, स्कंदगुप्त के समय जो है हुणों का आक्रमण स्टार्ट हो गया था। मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया था? तो आप सभी को पता है 1025 ईस्वी में सोमनाथ गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा और कुतुब मीनार का निर्माण किसने किया था? तो देखिए 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण और कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, आप सभी को पता होगा। फ्रेंड्स, जहाँ एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता है वहाँ मैं आपको बताऊंगा, अन्यथा समय वेस्ट करने में कोई फायदा भी नहीं। इब्ने बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मैंने ट्रिक से आपको बताया है, इब्ने बतूता यह किसके शासनकाल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। यह कहाँ का था? मोरक्को का यात्री था। इसकी प्रसिद्ध पुस्तक क्या है? रेहला है। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक इसको दिल्ली का काजी नियुक्त किया था।
और अपना दूत बना करके इसको चीन भी भेजा था, ये भी आप ध्यान रखेंगे। सरहिंद का युद्ध कब हुआ था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड्स, सरहिंद का युद्ध इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि चौसा का युद्ध और बिलग्राम का युद्ध आपने पढ़ा भी होगा, इसमें जो है हुमायूं की हार होती है। क्लियर? किससे किसके बीच युद्ध हुआ था, चौसा और बिलग्राम? तो यह शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था। हुमायूं दोनों युद्धों में हार जाता है और उसे मजबूरन भारत छोड़कर भागना पड़ता है, लेकिन फिर वह भारत पर चढ़ाई करता है और 1555 में यह जो है सरहिंद का युद्ध होता है हुमायूं के बीच में और किसके बीच में, ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, सिकंदर शाह सूरी के बीच में। इसमें हुमायूं जीत जाता है और फिर से भारत में मुगल सत्ता स्थापित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंचतंत्र का अनवर सुहेली नाम से फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो फ्रेंड्स ये किया था हुसैन इब्न अली वैज ने, और यह संभवतः अकबर के समय इसकी जो है अनुवाद की गई थी। निम्न में से किसे मुगल बादशाह द्वारा निज़ाम उन मुल्क की उपाधि दी गई थी? फ्रेंड्स मेरे पढ़ाने का तरीका अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ फ्रेंड्स आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है। और जब सेशन समाप्त होता है तो जहाँ कहीं भी आप सोशल मीडिया में, फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर जरूर किया करें। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? निज़ाम उल मुल्क की उपाधि जो दी गई थी यह चिनकिलिस खान को दी गई थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, चिनकिलिस खान को निज़ाम उल मुल्क की उपाधि दी गई और दक्कन का गवर्नर उसको बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किस वर्ष लागू की गई थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 ईस्वी में। आपको पता होगा। सार्वजनिक समाज की स्थापना किनके द्वारा की गई? तो फ्रेंड्स ये किनके द्वारा की गई थी? महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा। मद्रास की संधि किनके बीच हुई थी? देखिए फ्रेंड्स 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे। क्लियर है? पहला आंग्ल मैसूर युद्ध 1769 ईस्वी में जो है मद्रास की संधि के तहत समाप्त हुआ था, ठीक है। और किसके बीच हुआ था? तो अंग्रेज और किसके बीच में? हैदर अली के बीच में यह संधि हुई थी। दूसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था यह मंगलौर की संधि के तहत समाप्त हुआ था। तीसरा जो हुआ था श्रीरंगपट्टनम की संधि के अंतर्गत समाप्त हुआ था, ठीक है, याद रखेंगे। और हैदर अली जो था यह दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में मारा गया था। टीपू सुल्तान चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में मारा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नवजीवन समाचार पत्र के संपादक कौन थे? महात्मा गांधी थे। यूके सिन्हा समिति निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर देखिए कि कागजी मुद्रा या कृत्रिम मुद्रा आर्टिफिशियल मनी है, तो फ्रेंड्स ये क्या है? विशेष आहरण का अधिकार है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न आपने पहले भी पढ़ा होगा। केंद्रीय बजट में पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल होता है? तो फ्रेंड्स ये शामिल कौन कौन होता है? तो निवेश इसमें शामिल होता है। ध्यान रखिएगा, राजकोषीय घाटा है। तो राजकोषीय घाटा क्या है? बजट घाटा प्लस उधार एवं अन्य देयताएं। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर इसका हो जाएगा। जब कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है, ठीक है, तो इसका प्रभाव होता है। इसका प्रभाव क्या होता है? इसका प्रभाव क्या होता है? निर्यात सस्ता हो जाता है और आयात महंगा हो जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज़ादी के बाद की बात की जा रही है, ठीक है। आज़ादी के बाद अब तक कितनी बार भारतीय रुपये का डीमोनेटाइजेशन अवमूल्यन हुआ है, डीवैल्यूएशन हुआ है? तो यह 3 बार हुआ है। ध्यान रखिएगा, पहले भी आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। विदेशी मुद्रा भंडार यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के अंतर्गत शामिल होते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें शामिल होते हैं विशेष आहरण अधिकार, IMF के पास रिजर्व कोष, स्वर्ण भंडार और विदेशी परिसंपत्तियां, यानी कि ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3, 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान के निम्न में से किस समिति के अध्यक्ष थे? तो प्रक्रिया समिति के, संचालन समिति के, वित्त एवं कर्मचारी समिति के। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी के। संसदीय शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या है? तो इसकी प्रमुख विशेषता क्या हो जाएगी? इसकी प्रमुख विशेषता दोहरी कार्यपालिका, विधायिका एवं कार्यपालिका के मध्य सामंजस्यपूर्ण संबंध। तो राइट आंसर 2 और 3 हो जाएगा। शक्तियों का कठोर पृथक्करण नहीं है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए कि निम्न में से कौन सा कथन मूल अधिकारों के संबंध में सही नहीं है? तो इसमें से कोई भी जो है सही नहीं दिया हुआ, ठीक है। असीमित नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये अस्थाई भी नहीं है, अस्थाई नहीं है, बिल्कुल गलत बात है। उसके बाद ये वाद योग होते हैं, गलत है। क्लियर? तो कोई भी जो है इसमें से सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि एक अनुच्छेद जिसके बिना संविधान अर्थविहीन है, यह संविधान की आत्मा और हृदय है,
भीमराव अंबेडकर का यह कथन किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो कई बार मैंने बताया होगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 को बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान की हृदय और आत्मा कहा है। कल भी शायद हमने इस प्रश्न को कवर किया था, या फिर मैं एक्सप्लेनेशन के दौरान आपको बताया होगा। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाता है, अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति की जाती है? तो अनुच्छेद 76 होता है, ठीक है, राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व, पहले भी मैंने ये क्वेश्चन कराया हुआ है, कितना होता है फ्रेंड्स? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे, 20 होता है। वहीं अगर राज्य पूछा जाए तो 530 होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 54 नंबर, हाँ यहाँ से है 54 नंबर, कि राज्यसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, लोकसभा के लिए 25 वर्ष, राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष, प्रधानमंत्री के लिए 25 वर्ष, ध्यान रखेंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। भारत में संचित निधि से धन निकालने के लिए निम्न में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है? तो देखिए संचित निधि का वर्णन जो है, जिक्र जो है, यह किस आर्टिकल में किया गया है? 261(1) में किया गया है। आकस्मिक निधि का 267 में है, आकस्मिक निधि का जिक्र जो है आर्टिकल 267 में है, ध्यान रखेंगे। राइट आंसर इसका संसद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है, कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, विपक्ष का नेता जो होता है इसका अध्यक्ष होता है। चिराग शेट्टी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो देखिए चिराग शेट्टी को इस वर्ष 2020 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था, इसीलिए यह प्रश्न पूछा गया है। राइट आंसर इसका बैडमिंटन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी कि TRAI, ट्राई बोलते हैं ना, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? देखिए TRAI यानी ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और PD वाघेला इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। किस राज्य के काजी नींबू, ये देखिए एक प्रकार का नींबू है, काजी नींबू, यहाँ नींबू उसको पढ़ा जाता है, असम का है ये, ठीक है फ्रेंड्स। राइट आंसर, इसको GI टैग प्रदान किया गया है, ये असम का है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए कि हाल ही में आसन संरक्षण रिजर्व को रामसर साइट घोषित किया गया है। रामसर स्थल यह किस राज्य में स्थित है? तो देखिए फ्रेंड्स, भारत का कौन सा स्थल रामसर साइट घोषित किया गया है? कांवर झील को किया गया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये जो है उत्तराखंड में है, आसन संरक्षण रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र की अध्यक्षता जो है किसने किया है? तो ये क्या है? वोल्कन वोजिकर ने। ये कहाँ के हैं फ्रेंड्स? ये तुर्की के हैं। ये भी आप ध्यान रखेंगे, संबंधित देश भी पूछा जा सकता है। अगस्त 2020 में ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? तो फ्रेंड्स यह केरल में मनाया गया ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल। उसके बाद देखिए विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, अंग्रेजी में ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स कहा जाता है, ठीक है। ये जारी कौन करता है? विश्व आर्थिक मंच करता है। भारत का स्थान पूछा गया है, भारत का स्थान इसमें 74 रहा है। पहले स्थान पर कौन सा देश रहा है? नॉर्वे रहा है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। 1 मिनट, नॉर्वे नहीं, स्वीडन रहा है, माफ कीजिएगा, स्वीडन पहले स्थान पर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2020 में बड़े राज्यों में प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया है? थोड़ा प्रश्न को अच्छे से हम इसको कवर करेंगे। देखिए पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2020 में बड़े राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान जो रहा है किस राज्य का रहा है? केरल का रहा है। सबसे आखिरी स्थान बड़े राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश का रहा है, यहाँ मैं लिख देता हूँ यूपी का रहा है। अब छोटे राज्यों के बारे में बात करते हैं। देखिए छोटे राज्यों में पहला स्थान गोवा का रहा है, ठीक है, और सबसे आखिरी स्थान छोटे राज्यों की श्रेणी में मिजोरम को रहा है, मणिपुर को रहा है। सबसे छोटे राज्य में गोवा को पहला स्थान मिला है और आखिरी स्थान किसको मिला है? मणिपुर को मिला है, ठीक है। अब केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बात करते हैं। केंद्र शासित प्रदेश में पहला स्थान चंडीगढ़ को मिला है और आखिरी स्थान सबसे दादर और नगर हवेली को मिला है। तो पब्लिक अफेयर इंडेक्स बड़े राज्यों में केरल, बड़े राज्यों में सबसे आखिरी स्थान उत्तर प्रदेश, छोटे राज्यों में पहला स्थान गोवा का, आखिरी स्थान मणिपुर का, केंद्र शासित प्रदेश में पहला स्थान चंडीगढ़ का, आखिरी स्थान दादर और नगर हवेली का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्लोबल वैक्सीन समिट निम्न में से किस देश में आयोजित हुआ? तो यह आयोजित ब्रिटेन में हुआ है। किस खिलाड़ी को वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए यह पहली बार जो है विश्व की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी को यह सम्मानित किया गया है, रानी रामपाल को। रानी रामपाल भारतीय महिला हॉकी टीम की कैप्टन है। JCB साहित्य पुरस्कार 2020 के विजेता कौन है? तो JCB साहित्य पुरस्कार 2020 के विजेता जो हैं ये मलयालम लेखक
कौन है? एस हरीश हैं। इनके उपन्यास मूछ के लिए उनको यह अवार्ड प्रदान किया गया। ये उपन्यास भी आप ध्यान रखेंगे, मूछ। 23वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? तो फ्रेंड्स यह संपन्न हुआ है मुंबई में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 2020 में टाइलर पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया? तो फ्रेंड्स यह पवन सुखदेव को दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सारे प्रश्न मैंने कवर करा दिया था आपको। करंट अफेयर वाला वीडियो अगर आप देखेंगे तो ये सभी 2020 के प्रश्न आपको वहां मिलेंगे। कोविड-19 को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य कौन था? तो महामारी हरियाणा ने घोषित किया। लॉकडाउन राजस्थान ने लगाया। कोविड का पहला केस केरल में आया था। ठीक है, सारी बातें याद रखेंगे। 25वें शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? तो फ्रेंड्स आपने पढ़ा भी होगा, इटली के द्वारा इसकी मेजबानी की जाएगी। उसके बाद 72 नंबर देखिएगा। 72 नंबर क्वेश्चन है कि दुनिया के सबसे बड़े जिंक स्मेल्टर परियोजना का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? तो फ्रेंड्स ये किया जाएगा गुजरात में। उसके बाद देखिए द एंड गेम, ये पुस्तक है द एंड गेम, किनके द्वारा लिखी गई है? तो एस हुसैन जैदी इसके लेखक हैं। उसके बाद देखिए भारत सरकार ने किस वर्ष तक डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य रखा है? तो ये रखा है 2024 तक। किस वरिष्ठ वैज्ञानिक को डीआरडीओ के साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? हेमंत पांडे को किया गया है। ठीक है, डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? जी सतीश रेड्डी हैं, ध्यान रखिएगा। हाल ही में सदर जापरोव को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? तो इनको चुना गया है किर्गिस्तान का। किर्गिस्तान की राजधानी कहाँ है? बिश्केक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि देश का पहला परागणकर्ता पार्क विकसित किया गया है। तो परागणकर्ता पार्क जो है यह विकसित किया गया है उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा उत्तराखंड, ध्यान रखिएगा। कौन सी सदिश राशि नहीं है? सदिश राशि नहीं पूछा गया है। तो विद्युत धारा जो है यह सदिश राशि नहीं है, यह एक अदिश राशि है। ताप बढ़ने पर द्रवों की सयनता क्या होती है? तो गाढ़ापन ही जो है वह सयनता कहलाता है। तो गाढ़ापन कम हो जाता है, घट जाता है सयनता। ठीक है, सयनता की इकाई अगर पूछा जाए तो याद रखिएगा सयनता की इकाई जो है ये पॉइज होता है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए निम्न में से कौन अनुचुंबकनीय पदार्थ है? तो अनुचुंबकीय पदार्थ जो है अल्युमिनियम होता है, सोडियम होता है, ऑक्सीजन होता है। ठीक है, तो अल्युमिनियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। सोडियम भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था? तो ये हाइजेन ने दिया था। हाइजेन ने दिया था, आपने पढ़ा भी होगा, हाइजेन ने दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 82 नंबर कि सोलर कुकर में उपयोग किया जाता है। तो कई बार मैंने भी बताया होगा, आपने भी पढ़ा है, अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। निम्न में से कौन जर्मन सिल्वर मिश्र धातु के अवयव है? तो तांबा, जस्ता और निकेल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। अग्निरोधक वस्त्र बनाने में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो मैग्नीशियम सल्फेट का, एल्युमिनियम सल्फेट का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एल्युमिनियम सल्फेट, ध्यान रखेंगे। कार्नेलाइट किस धातु का अयस्क है? तो आसान क्वेश्चन है, कार्नेलाइट ये मैग्नीशियम का है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। स्टारफिश किस संघ का जंतु है? तो स्टारफिश जो आता है ये इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत आता है। देखिए मोलास्का के अंतर्गत सीप, घोंघा, ये सारे मोलास्का के अंतर्गत आते हैं। आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत तिलचट्टा, झींगा मछली, केकड़ा, मक्खी, ये सारे जो है आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद निम्न में से सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? तो न्यूक्लियस जो है यह सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। यदि मादा का रक्त समूह O है और पिता का रक्त समूह AB हो तो बच्चों की संभावित रक्त समूह क्या होगा? तो राइट आंसर AB हो जाएगा। ठीक है, एंथ्रेक्स रोग किसके कारण होता है? तो एंथ्रेक्स रोग जो है यह होता है जीवाणु के कारण, पशुजन्य रोग है ये, ध्यान रखेंगे। निम्न में से कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है? तो हीलिंग में सहायक होता है विटामिन सी। एस्कॉर्बिक एसिड इसका रासायनिक नाम है, ध्यान रखेंगे। रक्त का थक्का जमाने में सहायक विटामिन विटामिन के होता है। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का तापमान नियंत्रित करता है? कल मैंने पूरी डिटेल में आपको ये क्वेश्चन बताया था, कल भी था जब मैं एक्स्ट्रा फैक्ट्स बता रहा था तो उसमें पूरी डिटेल में इसको समझाया था। कल वाली वीडियो आपने देखा होगा तो मुझे लगता नहीं है कि आपको फिर से बताने की आवश्यकता है। मस्तिष्क का जो है हाइपोथैलेमस जो है ताप नियंत्रण करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 92 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ से देखिए कि कौन सा हार्मोन वृद्धि रोधक पादप हार्मोन? देखिए सारे हार्मोन पादप हार्मोन ही हैं, इसमें से एब्सेसिक अम्ल जो होता है यह वृद्धि रोधक हार्मोन होता है। ठीक है, प्रोटीन का पाचन शरीर के किस अंग से प्रारंभ होता है? तो ये आमाशय से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए नतांगी नेशनल पार्क, नतांगी नागालैंड में है। ऊर्जा पिरामिड हमेशा क्या होता है? ऊर्जा पिरामिड जो है हमेशा
सीधा होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। वेनेजुएला की राजधानी कराकस, ध्यान रखिएगा, किस नदी के किनारे स्थित है? तो वेनेजुएला की कराकस जो है राजधानी, ये ओरिनिको नदी के किनारे स्थित है। 38वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के बीच सीमा रेखा है? तो 38वीं जो है ये दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच में है। उसके बाद बात करें यूएसए और कनाडा के बीच में, तो इनके बीच में कौन सी? 49वीं समानांतर रेखा है, ठीक है। जर्मनी और पोलैंड के बीच हिंडनबर्ग है, ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ हिंडनबर्ग रेखा। उसके बाद जब फ्रांस और जर्मनी के बीच में मैगीनॉट रेखा है, मैगीनॉट रेखा, ये सबको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग निम्न में से किसके द्वारा किया गया? ये प्रश्न शायद हम लोगों ने पहले प्रैक्टिस सेट में ही कवर किया था। इसका आंसर आप तुरंत कमेंट करके बताइए, ठीक है। उसके बाद स्टॉर्टिंग किस देश का संसद है? कल हमने फॉल्केटिंग पढ़ा था, ठीक है। फॉल्केटिंग शायद स्वीडन का है और स्टॉर्टिंग जो है यह नॉर्वे का है, ठीक है। उसके बाद देखिए युद्ध नृत्य, कल था मुखौटा नृत्य। युद्ध नृत्य और मुखौटा दोनों अरुणाचल प्रदेश का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स 100 क्वेश्चन कवर किया है हमने। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। सभी वीडियोज़ का लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जरूर देख लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।